आदरणीय नीतीश चाचा, प्रणाम। कोरोना से प्रभावित लोगों में आपका नाम न आने से मैं सुनिश्चित हूं कि आप सकुशल अपने तमाम सुरक्षा प्रसाधनों के बीच सुरक्षित और खुश महसूस कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि दुनिया के सभी अच्छे शासकों की तरह आप भी अपनी जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप अपने लोगों को इस खतरनाक परिस्थिति से उबार लेंगे। यूँ भी लोग कहते हैं कि बिहारियों की जिजीविषा की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। आप सोच रहे होंगे कि हम कौन हैं जो प्रणाम पाती करके आपको इतना लंबा सा खत लिख रहे हैं। दरअसल हमारी पहचान आपके समक्ष बहुत ही छोटी है। आप जहां देश के 29 मुख्यमंत्रियों में जगह रखते हैं, वहीं हम देश की 121 करोड़ जनसंख्या की वो हिस्सा हैं जिसकी भागीदारी से लोकतंत्र जीवित होता है। यह प्यासे के लिए एक बूंद जैसा भी है, पर एक बूंद की कीमत जानने के लिए प्यास होना भी जरूरी है कि नहीं? यही प्यास लिए आप हर 5वें साल हमारे पास आते हैं और हम एक एक बूंद बनकर सजदे में खड़े मिलते हैं। पिछली बार भी आप आए थे जीतने के लिए, आप जीत भी गए। बाकी में बाकी लग गया था। हालांकि हम राजनीतिक स्तर पर कम जानकारी रखते हैं, राजनीति शास्त्र के अल्पज्ञ हैं और अपने आप को राजनीतिक लोगों के बीच खड़ा कर सकने में भी असक्षम हैं। वो तो यह साल फिर से वही 5वां साल है, तो गाहे बगाहे याद आ जाती है ये बातें। बिहार जिसके शासक हैं आप, विगत 15 वर्षों से आपकी प्रसिद्धि प्राचीन काल से ही शिक्षा को लेकर रही है। किसी प्रदेश के विकास का पहला पायदान आज की शिक्षा ही है। विगत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की प्रगति को विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा जाएगा, पर आज हम इससे जुड़ी धुरियों की स्थिति को तो देख ही सकते हैं। प्रदेश की शिक्षा 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला अभिभावक, दूसरा छात्र, तीसरा शिक्षण और चौथा शिक्षक। पहला स्तंभ यानी अभिभावक पर बात करना बेमानी होगी, क्योंकि बिहार अशिक्षित जनसंख्या वाला राज्य रहा है। यहाँ के शिक्षित 61% लोगों में असल में शिक्षित अभिभावक की तलाश मुश्किल है। कुल मिलाकर पहला स्तंभ मरम्मत या पूरी तरह से बदलाव की मांग करता है। दूसरा स्तंभ यानी छात्र, जिसके ऊपर भावी सुसंस्कृत नागरिक बनने के साथ शिक्षित अभिभावक बनने का भी दायित्व है। हमेशा की तरह आज भी एक मजबूत स्तंभ है, पर यह स्तंभ बाकी स्तंभों के उचित कार्य करने से ही स्वस्थ दिखाई देता है। तीसरा स्तंभ शिक्षण तंत्र है, शैक्षणिक विधि व्यवस्था, जिसके निर्देशों पर ही बाकी स्तंभों का कार्य निर्भर है। इस तंत्र द्वारा आपने विगत वर्षों में समुचित प्रयास किए हैं, जिससे यह स्तंभ मजबूत बन सके हैं, परंतु आपके प्रयासों ने विद्यालयों को भोजनालय में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात तो ऐसी है कि विद्यालय भोजन ग्रहण कराने के मुख्य उद्देश्य से खोले जाते हैं और बीच में कभी समय बचे तो अधिगम कार्य भी करा लिए जाते हैं। चौथा स्तंभ शिक्षक सबसे दयनीय स्थिति में अपने आप को संभालते हुए आपके प्रदेश की शिक्षा का दायित्व निर्वहन करता है। बाकी तीनों स्तंभों की कमियों को छुपाता, सबकी मार झेल या खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास करता है।
पर इसका महत्व बाकी तीनों स्तंभों द्वारा अपेक्षित है। ऐसे में यह शिक्षा रूपी भवन टिके तो कब तक? तरफ शिक्षकों को शिक्षकेतर कार्यों में संलिप्त रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें समय पर वेतन न देकर उनके कार्यों की उपेक्षा भी की जाती है। पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से विद्यालय भ्रमण करना और विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान न देना भी विद्यालय समाज को शैक्षणिक गतिविधियों से दूर करता है। प्रत्येक वर्ष नियोजित शिक्षक एक ही मांग के साथ हड़ताल पर जाते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। उचित मांगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद दंडात्मक कार्रवाई निश्चित ही उन्हें उपेक्षा का शिकार बनाती है। इसका व्यापक मनोवैज्ञानिक असर समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा तथा पुनः शिक्षकों के मनोबल पर पड़ता है, जिससे कक्षा में वो अपना 100% दे सकने में समर्थ नहीं हो पाते। यदि सरकार को लगता है कि ये शिक्षक योग्य नहीं है, तो फिर सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि उनके छात्रों का भविष्य कैसे बनेगा। इस परिस्थिति में क्या सरकार योग्यता संबंधी जांच परीक्षा नहीं ले सकती? और यदि ये शिक्षक योग्य हैं, तो फिर इन्हें अपने कार्यों का उचित वेतन क्यों नहीं दिया जाता? क्या शिक्षकों की उपेक्षा संपूर्ण शिक्षण तंत्र की उपेक्षा नहीं है? क्या यह बिहार को 100% शिक्षित बनाने में एक बड़ा अवरोध नहीं है? क्या हर साल के हड़ताल और तालाबंदी में छात्रों की शिक्षा बाधित नहीं होती? शिक्षकों की ऊर्जा भंग नहीं हो रही? या फिर इन बातों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता? अपने बृहत परिवार के मुखिया पर पदभार संभालते हुए आपने भी शिक्षकों का मनोबल तोड़ने में महती भूमिका निभाई। शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा बचाए तो आपकी धुरी हिल जाएगी, और आपकी धुरी बचाए तो अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाना पड़ेगा। आपके प्रदेश में शिक्षकों को सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यंत दयनीय है। स्थिति यह है कि यदि बेरोजगारी इस हद तक हावी न हो तो कोई बच्चा अपने सपने में भी शिक्षक बनने का ख्वाब नहीं देखता। यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे लोगों का सर्वे कराएं कि वो आपके शिक्षण तंत्र से कितने संतुष्ट हैं। आपको जवाब मिल जाएगा। बहरहाल मैं अब वो कहना चाहती हूँ जो कहने के लिए मैंने इतनी भूमिका गढ़ी है। कोरोना काल के इस विकट विषम परिस्थिति में जितने चिंतित आप अपने राज्य के लिए हैं, एक मुखिया के तौर पर ठीक उतना ही चिंतित वह शिक्षक भी है जो अपने परिवार का मुखिया है। आप तो पद से विमुक्त होकर अपने आप को इस बृहत परिवार की नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं, परंतु जब एक परिवार का मुखिया अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, न तो वो जीवन से ही विमुक्त कर लेता है खुद को। पिछले दिनों अंतिम सांसें भी गंवा चुके 70 से भी अधिक नियोजित शिक्षकों ने शायद यही कहना चाहा आपसे। बिहार में नियोजित शिक्षक जिन्होंने पूर्ण वेतनमान तक हासिल नहीं की है, जिनको राजकर्मी का दर्जा तक नहीं मिला है, जिनकी कोई निश्चित सेवा शर्त नहीं है, जिनकी वेतन वृद्धि तक रुकी हुई है, उनसे इस समय केंद्रीय कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता भी छीन लिया जाना कितना न्यायसंगत फैसला है, ये आप ही बता सकते हैं। इतने कम वेतन के साथ परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्हें भी तो करना होता है। कम से कम उनसे जीने का हक तो मत छीनिए। आप अपने शिक्षकों का मनोबल तोड़ने की बजाय उन्हें उचित व्यवस्था दे सकते हैं, उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षण दिलवा सकते हैं, उनसे जुड़कर उत्साहवर्धन करके उनके ज्ञान का पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। फिर अपने ही शिक्षकों पर यह दोषारोपण कितना जायज है? अपनी ही जनता पर शासक का यह अविश्वास किस हद तक सही है? बिहार की अशिक्षा का यह प्रमुख कारण अव्यवस्थित योजनाएं हैं, जिनका नियंत्रण न सिर्फ सुदृढ़ शिक्षण तंत्र वरन सुशासन का भी मजबूत आधार बन सका। बाकी सब कुशल मंगल हो। हमारा प्रदेश कोरोना की लड़ाई जल्द से जल्द जीते। आप स्वस्थ रहें,
स्वस्थ फैसले लें और अपनी कृति बनाए रखें। यही शुभकामनाओं के साथ पुनः प्रणाम। आपके प्रदेश की एक नागरिक नेहा नूपुर। तो ये थे नेहा नूपुर के एक पत्र जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा, जिसके केंद्र में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी को रखा गया है। अगर यह आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।